नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। 2008 के क्रैश के बाद कुछ कंपनियों को टू बिग टू फेल क्यों डिक्लेयर कर दिया गया? जब लीमैन ब्रदर्स और एआईजी जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस प्रॉब्लम में थे, तब गवर्नमेंट ने किस तरह के डिसीजन लिए और क्या लीमैन ब्रदर्स को बर्बाद होने से बचाया जा सकता था? इन सवालों के जवाब मिलेगा हमें 2011 में रिलीज हुई टू बिग टू फेल नाम की इस मूवी में। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर दो यार। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूज चैनल को दिखाया जाता है जहां पर अमेरिका की बढ़ती हुई इकोनॉमी के बारे में बताया जा रहा था और इसका असली कारण था रियल एस्टेट मार्केट में चल रही तेजी। हर कोई प्रॉपर्टी खरीदने में लगे हुए थे और अमेरिकन गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करने के लिए नए नए लॉज बना रही थी, क्योंकि इससे गवर्नमेंट और यूएस इकोनॉमी दोनों को काफी फायदा हो रहा था। और इसी के बाद शुरू हुआ अब तक के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसे हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या ग्रेट रिसेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असली कारण था मॉर्गेज डिफॉल्ट्स। अब लोग प्रॉपर्टीज तो खरीद रहे थे लेकिन टाइम पर पैसे ना चुका पाने के कारण मॉर्गेज डिफॉल्ट के चलते लगभग 70 से भी ज्यादा मॉर्गेज कंपनी बैंकरप्ट हो गए और अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स को $2 प्रति शेयर की कीमत पर जेपी मॉर्गन खरीद लेती है। अब गवर्नमेंट को बेयर स्टर्न्स के $30 बिलियन के टॉक्सिक रियल एस्टेट एसेट से डील करना होगा। टॉक्सिक एसेट उन्हें कहते हैं जिसकी वैल्यू उसकी ओरिजिनल वैल्यू से काफी कम होती है और फ्यूचर में भी कम होती रहती है। अब बेयर स्टर्न्स के बाद दुनिया की निगाहें अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक लीमैन ब्रदर्स के ऊपर टिकी हुई थी, जिसकी स्टॉक की कीमत लगभग 20% से भी ज्यादा गिर चुकी थी। अब हम लीमैन ब्रदर्स के सीईओ रिचर्ड फॉल्ट को देखते हैं, जो यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हेनरी पॉल्सन को बताते हैं कि उनके पास जो कैश रिजर्व है उसमें भारी कमी हो रही है और हेनरी को वॉरेन बफेट से कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हेनरी पॉल्सन और वॉरेन बफेट दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अब इसके बाद हेनरी जिम विल्किंसन, नील काशकारी और मिशेल डेविस के साथ एक मीटिंग रखते हैं और मीटिंग के दौरान वह कहते हैं कि लीमैन ब्रदर्स की हालत बेयर स्टर्न्स के मुकाबले काफी खराब है। अगर लीमैन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो जाती है तो इसके बाद बाकी के इन्वेस्टमेंट बैंक एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह गिरने लगेंगे। वो यह भी बताते हैं कि वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल करने में काफी लेट हो चुके हैं। इसके बाद हेनरी वॉरेन बफेट को कॉल करते हैं और उनसे लीमैन ब्रदर्स के हालत के बारे में उन्हें बताते हैं। अब हेनरी की बात सुनने के बाद वॉरेन बफेट रिचर्ड को एक ऑफर देता है। उस समय लीमैन ब्रदर्स की शेयर की कीमत $36 पर चल रहा था। वॉरेन बफेट उन्हें ऑफर देता है कि वो $40 प्रति शेयर और 9% डिविडेंड के साथ प्रिफर्ड शेयर्स खरीदने को तैयार है। लीमैन के सीएफओ एरिन कैलन भी उन्हें यह कहती है कि अगर वॉरेन बफेट के साथ उनकी यह डील हो जाती है तो उनकी शेयर्स की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन रिचर्ड यह कहते हुए उनका ऑफर ठुकरा देता है कि मैं 360 मिलियन सालाना इसलिए नहीं खर्च कर रहा हूं कि मुझे उनके साथ बिजनेस करने का कोई शौक है और ये एक छोटा मोटा तूफान है जिसे हम लोग हमेशा की तरह इस बार भी झेल लेंगे। दरअसल रिचर्ड को यह आइडिया ही नहीं था कि इस बार वो किस तूफान का सामना कर रहे हैं। अब जून 2008 को लीमैन के सीनियर बैंकर्स एक इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं, क्योंकि अब लीमैन ब्रदर्स का स्टॉक $23 पर आ चुका था। अब फंड्स की कमी के कारण रिचर्ड को ना चाहते हुए भी उस मीटिंग में सीएफओ एरिन कैलन और सीओओ जो ग्रेगरी को नौकरी से निकालने का फैसला लेना पड़ता है। फिर बार्ट मैकडेड को नया प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में अपॉइंट करते हैं। अब इसके बाद अगस्त 2008 को लीमैन कोरियन इन्वेस्टर्स के साथ इन्वेस्टमेंट डील करना चाहते थे। मैकडेड के काफी नेगोशिएशन के बाद कोरियन इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट के टॉक्सिक एसेट्स को छोड़ के डील साइन करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर रिचर्ड आकर कोरियन इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट के टॉक्सिक एसेट्स को लेने के लिए मजबूर करने लगते हैं। अब कोरियंस को यह बर्ताव पसंद नहीं आता और रिचर्ड की जिद की वजह से ये डील कैंसिल हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हेनरी इनडायरेक्ट मैसेज देने के लिए न्यूज लीक करते हैं कि इस बार गवर्नमेंट की तरफ से कंपनीज को बेल आउट करने के लिए कोई भी मदद नहीं दी जाएगी। अब कुछ ही दिनों के अंदर लीमैन ब्रदर्स का शेयर $23 से $4 प्रति शेयर तक पहुंच जाती है और अब उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। अब लीमैन के पास सिर्फ 2 बायर्स थे, बैंक ऑफ अमेरिका और ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक बारक्लेस, और यह दोनों बैंक भी बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के लीमैन को खरीदना नहीं चाहती थी।
खैर, अब इसके बाद हेनरी न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बेन बर्नांके के साथ मिलकर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से लीमैन ब्रदर्स को बैंकरप्ट होने से बचाना होगा और उनके एसेट्स खरीदने के लिए बायर्स खोजने होंगे, क्योंकि अगर लीमैन ब्रदर्स डूब गया तो यूएस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसके बाद न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व में यूएस के सारे बड़े बैंक्स के सीईओ को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इस मीटिंग में लीमैन के सीईओ रिचर्ड को ही नहीं बुलाया गया। अब मीटिंग के दौरान हेनरी उनसे कहते हैं, गवर्नमेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो लोग इस समय लीमैन ब्रदर्स को खरीद सके, क्योंकि मौजूदा हालात के चलते वो लोग इस कंडीशन में नहीं है कि लीमैन को किसी भी तरह से मदद कर सके। इसलिए वो बैंक्स को लीमैन के टॉक्सिक एसेट्स खरीदने के लिए उन्हें सुझाव देते हैं, और साथ ही वो यह भी कहते हैं कि अगर वो लोग लीमैन को नहीं खरीदेंगे तो उनके बैंक्स भी एक के बाद एक डूब सकती है, क्योंकि वो लोग लीमैन के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अब इस दौरान हेनरी को बैंक टेक ओवर एक्सपर्ट क्रिस फ्लॉवर्स से एआईजी के कंडीशन के बारे में पता चलता है। एआईजी अमेरिका की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। अब क्रिस हेनरी को बताते हैं कि एआईजी के फाइनेंशियल्स में $5 बिलियन का इश्यू है, और उसने हेनरी से यह भी कहा कि उसने वॉरेन बफेट को इस बारे में बताने के लिए कॉल किया था, लेकिन बफेट इतनी बड़ी रिस्की एसेट को छूना भी नहीं चाहते। अब यहां हमें पता चलता है मेरिल लिंच, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकरेज फर्म है, उनकी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन लीमैन के मुकाबले थोड़ी कम खराब है। अब बैंक ऑफ अमेरिका लीमैन ब्रदर्स को नहीं खरीद के उसके बदले मेरिल लिंच को खरीद लेती है। इसी के चलते बार्कलेज लीमैन को खरीदने का फैसला करते हैं, और साथ ही वो लोग लीमैन के टॉक्सिक रियल एस्टेट एसेट्स को भी एक्वायर कर लेंगे। अब ये खबर सुनकर रिचर्ड काफी खुश होता है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि ब्रिटिश बैंक रेगुलेटर बार्कलेज को ये डील साइन करने से रोक लेती है और ये डील कैंसिल हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एक समझदार इंसान को भी बर्बाद कर सकती है, और हेनरी पॉल्सन के साथ ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। जब उन्हें वॉरेन बफेट की तरफ से इतनी अच्छी डील मिल रही थी तो उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उनका ऑफर ठुकरा दिया, और अब लीमैन ब्रदर्स को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें मजबूर होकर बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती है। अब यह बात मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और सभी न्यूज चैनल में इस बात की चर्चा होने लगती है। फिर हेनरी पॉल्सन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने बताया कि उन्होंने लीमैन ब्रदर्स को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात है वो लोग उन्हें बचा नहीं पाए। खैर, अब इसके बाद लीमैन ब्रदर्स के फेल होने के कारण वॉल स्ट्रीट में हंगामा मच जाता है और फाइनेंशियल मार्केट ताश के पत्तों की तरह गिरने लगता है। स्टॉक मार्केट लहूलुहान हो जाता है और इसका असर पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। अब यूएस गवर्नमेंट के सामने एक और बड़ी समस्या थी, एआईजी। रिचर्ड को फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टीन लेगार्ड का कॉल आता है। वो हेनरी को चेतावनी देती है कि एआईजी के बिजनेस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे यूरोपियन मार्केट पर असर पड़ सकता है। अब हेनरी और उसकी टीम मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि एआईजी को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के कारण प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिए थे उनका ज्यादातर इंश्योरेंस एआईजी ने ही दिया था। अब जबकि रियल एस्टेट मॉर्गेज बॉन्ड्स फेल हो रहे थे, इसलिए एआईजी को इन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का पेमेंट करना पड़ रहा था, और इसी वजह से उन्हें काफी लॉस हो रहा है। अब यहां पर दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, मॉर्गेज बॉन्ड्स और 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में और अच्छी तरह से जानना है तो हमारी बिग शॉर्ट नाम की एक्सप्लेनेशन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक मैंने पिन कमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। खैर, अब कहानी में वापस आते हैं। अब नील बताता है कि अगर एआईजी फेल हो जाती है तो वो तमाम बैंक फेल हो जाएंगे जिन्होंने भी एआईजी से इंश्योरेंस करवाया है। इसका मतलब यह होगा कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, जो कि वो लोग कभी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। इसलिए यूएस ट्रेजरी एआईजी को $85 बिलियन का लोन देकर उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। अब इधर दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो लीमैन ब्रदर्स के साथ हुआ उसके बाद लोग अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और अपना पैसा निकाल रहे थे। अब इस वजह से हेनरी और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन साथ मिलकर एक फैसला लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स को नेशनल बैंक्स के साथ मर्ज करना होगा, लेकिन सभी बैंक के सीईओ उनके फैसले से सहमत नहीं होते। अब समय था, सितंबर 2008 मॉर्गन स्टैनली मित्सुबिशी के साथ डील साइन कर लेती है। जब ये बात गोल्डमैन सैक्स,
के सीईओ को पता चलता है, तब वो वॉरेन बफेट को कॉल करते हैं और उन्हें काफी कम कीमत पर गोल्डमैन सैक्स के स्टेक खरीदने का ऑफर देते हैं। वॉरेन बफेट भी उनकी बात मान जाते हैं और $5 बिलियन के स्टेक खरीद लेते हैं। अब इस खबर से इन्वेस्टमेंट बैंक्स की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। मार्केट से क्रेडिट ड्राई आउट होने की वजह से अब हेनरी सुझाव देते हैं कि यूएस गवर्नमेंट टॉक्सिक एसिड्स को बाय कर लें, जो था लगभग $700 बिलियन के। अब ऐसा करने के लिए उन्हें ट्रैप यानी द ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम नाम का एक बिल पास करना होगा। लेकिन हेनरी और उसके टीम के द्वारा काफी कोशिशों के बावजूद भी यह बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन हेनरी हार नहीं माने और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार दूसरे अटेम्प्ट में यह बिल पास हो जाता है। फिर हेनरी की टीम को पता चलता है कि सारे के सारे टॉक्सिक एसेट्स खरीदने में उन्हें काफी टाइम लग जाएंगे। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो लोग ट्रैप का इस्तेमाल करके बैंक्स को कैपिटल इंजेक्शन देंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, कैपिटल इंजेक्शन का मतलब है कि किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसमें पैसे इन्वेस्ट करना, जो वो लोग बैंक्स को लोन के तौर पर देंगे, जिससे इकोनॉमी में कैश फ्लो या कहे तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। अब हेनरी टेंशन में होते हैं कि वो कैपिटल इंजेक्शन के लिए बड़े बैंकों को कैसे मनाएं। इसलिए वो देर रात वॉरेन बफेट को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर उन्हें बड़े बैंकों को मनाना होता तो वो क्या करते। फिर हम देखते हैं हेनरी सारे इन्वेस्टमेंट बैंक के सीईओ को मीटिंग के लिए फेडरल रिजर्व में बुलाते हैं, ताकि उनका जो डिसीजन है कैपिटल इंजेक्शन का उसे इंप्लीमेंट किया जा सके। और उन्हें यह भी पता था कि जो हेल्दी बैंक्स है, जिनके पास पहले से ही सफिशिएंट फंडिंग है, वो बैंक उनकी इस डिसीजन को कभी नहीं मानेंगे। इसलिए हेनरी ने एफडीआईसी के चेयरमैन शीला बैर को भी इस मीटिंग में बुलाते हैं, ताकि हेल्दी बैंकों के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। और यह आइडिया वॉरेन बफेट ने ही उस रात हेनरी को दिया था। अब शीला बैर की मौजूदगी और काफी नेगोशिएशन के बाद आखिरकार सभी बैंकों के सीईओ उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूएस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स को $124 बिलियन लोन के तौर पर देती है, और उन पैसों को किस तरह इस्तेमाल किए जाएंगे उस पर भी कोई पाबंदी नहीं होती। गवर्नमेंट लोगों को लोन देने के लिए बैंक्स को ये पैसे दिए थे, पर बैंक कुछ ही लोगों को लोन देती है और स्टॉक मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से बढ़ जाती है और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। अब 2009 में आखिरकार मार्केट स्टेबल हो जाती है और वो $124 बिलियन का लोन सारे बैंक वापस चुका देते हैं। 2010 में कॉम्पेंसेशन रेट $135 बिलियन का रिकॉर्ड टच करता है और ये 10 बैंक यूएस का 77% बैंकिंग एसेट्स होल्ड करती है। इसलिए इन बैंक्स को टू बिग टू फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली बार और एक नई वीडियो के साथ।